नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने 10 वर्षों के वनवास को समाप्त करने के लिए काफ़ी आतुर हो चुकी है। जी हां, कोई भी कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस पार्टी। और वहीं पर जो वर्तमान में सत्ताधारी सरकार है, मतलब कि बीजेपी, वो दोबारा से अपनी हैट्रिक लगाने के लिए यहां पर आमादा हो चुकी है। मतलब कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। श्याम राम दंड भेद। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के बीच में आज कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन है। और इनके साथ जी हाँ, पार्टी महासचिव इनकी बहन प्रियंका गांधी भी विजय संकल्प यात्रा में इनका साथ दे रही है। सो गाइस, इस यात्रा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये अपनी बातों को जी हाँ जनता तक पहुंचाएंगे और जनता के दिल में अपनी जगह बनाएंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर इस यात्रा के माध्यम से, मतलब कि विजय संकल्प यात्रा के द्वारा कहीं ना कहीं ये अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। और जो हरियाणा की सियासी सरजमी है जी हाँ, उसकी तस्वीर को बदलने के लिए बहुत कुछ अच्छा प्रयास कर भी रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। सो गाइस, आज वे बहादुरगढ़, सोनीपत और जिंद में इन्होंने जनसभा की। और राहुल की यात्रा झज्जर के बहादुरगढ़ के पकोड़े चौक से, पकोड़ा वही युवा वाला पकोड़ा, ठीक है, उसी चौक से ये यात्रा शुरू हुई थी। और ये यात्रा बहादुरगढ़ के बाद सोनीपत के 5 इलाकों को कवर करते हुए गोहाना के सब्जी मंडी के पास जाकर के ख़त्म होगी, जिसमें अभी कुछ घंटे और बाकी हैं। और हरियाणा के चुनावी रण में राहुल गांधी आज कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस रूट पर ये यात्रा कर रहे हैं, उस रूट पर 12 विधानसभा पड़ती हैं। जी हाँ, 12 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। और ये वो गढ़ है, ध्यान रखिएगा, ये वो रूट है जहाँ पर बीजेपी का, मतलब कि भाजपा का पहले से ही इस क्षेत्र में पकड़ काफ़ी मजबूत है। जी हाँ, ये वहाँ पर उस हवा को परिवर्तन करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, विजय संकल्प यात्रा का आगाज़ कर रहे हैं। सो गाइस, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को, यानी कि आज के दिन, बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हाँ, इनके ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, राहुल गांधी के ऐसे ऐसी बातें जो वास्तविक रूप से एक आम जनता के आंखों के सामने से पर्दा हटाने का एक अच्छा खासा काम कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, जनता के दिलों में अगर जगह बनानी है, जी हाँ, अपनी पुरानी खराब छवि को अगर ठीक करना है, तो आपके उनके जो मुद्दे हैं उससे संबंधित ही बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो भी पार्टी केवल दोषारोपण का सोचती है कि इसके माध्यम से किसी भी हम जनता को फंसा लेंगे अपनी बातों पर, ध्यान रखिएगा वो सभी पार्टी वाले कि जनता भोली हो सकती है, मूर्ख नहीं। जी हाँ। सो गाइस, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने आज के दिन बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहादुरगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि जो मोदी है, जी हाँ, अडानी है और जो अंबानी है, इनकी मदद करते हैं। मोदी, अडानी और अंबानी की मदद करते हैं, खटाखट 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 उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, वहाँ से पैसा आता है। और रोजगार के सिस्टम को इन्होंने नष्ट कर दिया है और संविधान को ये ख़त्म करते हैं। और बीजेपी संविधान ख़त्म करती है और संविधान की कांग्रेस रक्षा करती है। और संविधान में लिखा है कि सभी नागरिक एक समान हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो आखिरकार फिर ये भेदभाव क्यों? जी हाँ, किसानों की पर डे की इनकम आपके सामने ये रही, और हाँ, अडानी की इनकम आपके सामने ये रही। सोचिए, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने पार्शियलिटी, भेदभाव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जिस समय अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जी हाँ, उसमें बड़े से बड़े उद्योगपति आए थे, बड़े से बड़े एक्टर आए थे, बड़े से बड़े खेल खिलाड़ी वाले आए थे। जी हाँ, लेकिन वहाँ पर ना तो आपको कोई गरीब दिखाई दिया, ना कोई मजदूर दिखाई दिया, ना ही कोई आपको किसान दिखाई दिया। मतलब कि इन सब की गिनती इन सब के बाद आती है क्या? जो देश का निर्माण करने वाला, जो देश का पेट भरने वाला किसान है, हम उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वर्तमान की सरकार की तरफ। बाकी आपके विचार स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने जो बिंदास आपके विचार हैं मुझे बिंदास आप लिख सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर इकॉनमी पॉलिसी बनाओ तो गरीबों के लिए होना चाहिए। जी हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी कोई भी होना चाहिए वो गरीबों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए।
और बीजेपी बिजनेसमैन का कर्ज माफ़ करती है। और अगर कोई किसान, ध्यान रखिएगा, अगर कोई किसान एक ट्रैक्टर का छोटा सा लोन ले लेती है, उसके पीछे पड़ जाती है और किसान के लिए 3 काले कानून लाती है। ध्यान रखिएगा, ये वही किसान के 3 काले कानून हैं जिनको फिलहाल केंद्र सरकार ने वापस लिया था, लेकिन उसके लिए किसानों ने 378 डेज की, जी हाँ, लगातार एक आंदोलन करा था। पूरे 1 साल सड़ी गर्मी के अंदर, जी हाँ, सड़ी ठंड के अंदर, कड़कड़ाती ठंड के अंदर और बारिश के अंदर सभी किसानों ने पूरा 1 साल बिताया। उसके बाद जाकर के केंद्र सरकार के कानों में हल्की सी जूं रहेंगी, तब उन्होंने एक्शन लिया। और इनके दोस्तों जो सीपे सलार हैं, मतलब कि इनके जो नेता हैं बीजेपी के, परसों इन्होंने ये बोला, इनके नेता ने, मतलब कि कंगना ने, कि ये तीनों जो कानून किसानों से संबंधित जो केंद्र सरकार ने वापस लिए, इनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब कि चल क्या रहा है आखिरकार, आपके नेता आपकी नहीं सुन रहे क्या? दोस्तों, ये साफ साफ संविधान के ऊपर हमला है। जब आरएसएस के लोग देश के संस्थानों में अपने लोगों को भरते हैं और गरीबों, वंचितों को जगह नहीं देते, तो संविधान पर ये सबसे बड़ा आक्रमण है। जी हाँ, अपने लोगों को कैसे भरते हैं आपको पता होगा। अमित शाह के बेटे जय शाह अभी पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, फिर अब वो आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। बीसीसीआई की पोस्ट जैसे ही खाली हुई, अरुण जेटली के बेटे को वो पोस्ट थमा दी। उसके बाद जो सुषमा स्वराज की बेटी इस समय सत्ता में है, वो भी अच्छे पद पर है। ब्रजभूषण के बेटे अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। ऐसी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। मतलब कि एक गरीब का बच्चा कहाँ काम आता है, एक बेरोजगार युवा कहाँ काम आ रहा है? केवल 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 रैलियों में। जी हाँ, 500 रुपये पर डे की धाड़ी में कई गांवों में, गांव के अंदर ये धाड़ी 300 और 200 रुपये तक भी है कि भीड़ आएगी। गरीब केवल बन चुकी है भीड़ का एक हिस्सा बस। सो गाइस, राहुल गांधी ने ये कहा कि अभी आपने अंबानी के बेटे की शादी देखी, बिल्कुल देखी, हम सब ने देखी, ऐसी देखी कि हम भूल नहीं पाए कई दिन तक। तो इतना खर्चा, डबाडब पैसा खर्चा हो रहा है। और अंबानी ने बेटे की शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। ये किसका पैसा था? आप बोलेंगे उसने कमाया था, उसका माइंड था, उसका बिजनेस था। दोस्तों, ये पैसा कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखोगे तो ये पैसा कहीं ना कहीं हम लोगों का है। और यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि मैं ये सब बदलना चाहता हूँ। और मैं यहाँ दोस्तों एक बात ये भी मानता हूँ कि इनका जो इतिहास रहा है कांग्रेस का, वो ज़्यादा खास तो इतिहास रहा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पाँचों उंगलियाँ इक्वल हो, या फिर पास्ट में किसी और ने गलती करी है उसका खामियाजा आने वाली जनरेशन भुगते। ऐसा भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो गाइस, यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि आपके जेब से 24 घंटे पैसा आपसे लिया जा रहा है, आपसे छीना जा रहा है। जितनी जीएसटी मुकेश अंबानी देते हैं उतना ही किसान भी देता है। अगर वही सामान चीज़ें वो लोग खरीद रहे हैं, जब मिठाई खरीदते हैं तो उतनी ही जीएसटी अंबानी अडानी भी देते हैं। तो फिर ये पार्शियलिटी क्यों है, एक किसान के साथ, एक गरीब के साथ और एक अडानी के साथ? ये भेदभाव क्यों? जितना पैसा मोदी, अडानी, अंबानी को दे रहे हैं उतना ही पैसा हम गरीब किसानों को, माताओं को और बहनों को देंगे। जब हमारी सरकार आएगी हम इनको नचवाएंगे, मतलब कि बीजेपी की तरफ इन्होंने कटाक्ष कर दिया। और वो दिन बहुत ही जल्द आएगा जब हिंदुस्तान की सरकार गरीबों की होगी। जी हाँ, और जितना पैसा अरबपतियों का माफ़ किया है इन्होंने, उतना ही पैसा हम किसानों का, गरीबों का माफ़ करेंगे। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि कभी कभी कुछ नेता जुमलेबाजी भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नीयत काफ़ी साफ भी होती है। कुछ लोग ज़मीनी स्तर पर करके दिखा भी देते हैं। आपने देखा होगा मैनिफेस्टो दिल्ली के अंदर बिल्कुल सटीक उतरा है। जो उनका मैनिफेस्टो 2013 में था, जी हाँ, 70 में से 67 सीटें जो आम आदमी पार्टी को मिली थी, उसमें हर बातों पर वो लोग खरे उतरे हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी कुछ लोग इनसे खफा भी हैं, उनकी जो आबकारी नीति थी उस पॉलिसी को लेकर के। लेकिन उस समय अगर आप उनकी जगह पर बैठ के देखो तो आप शायद समझ पाओगे कि उस समय कोविड का दौर था और अकाउंट बिल्कुल खाली था। लगातार बहुत ही लोग बाहरी स्टेट से यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आ रहे थे और स्वास्थ्य का बजट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। जी हाँ, बाकी दोस्तों बात हम कर रहे हैं राहुल की, तो केवल राहुल के मुद्दे पर ही हम आएंगे। और राहुल गांधी ने इसके अलावा, जी हाँ, पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे। इन्होंने ये पूछा कि हरियाणा में ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के आखिरकार बीजेपी ने क्या करा। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि जब अडानी के मुद्रा पोर्ट में, ध्यान रखिएगा, 3000 किलो ड्रग्स मिली थी, तो आपने किसे पकड़ा और किसे जेल भेजा? आपने उस समय चुप्पी क्यों साधी? हरियाणा के लोग सेना में जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना ला करके इस रास्ते को भी बंद कर दिया। और पेंशन को हड़पने के लिए
पेंशन ही ख़त्म कर दी। और अग्निवीर योजना हिंदुस्तान के जवानों से पेंशन, कैंटीन और शहीदों के जो उनको दर्जा मिलता था उसकी चोरी का इन्होंने एक अच्छा सा तरीका निकाल ढूंढा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस राजनीति दौर में जब से उन्होंने कदम रखा है, ख़ास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो इनकी राजनीति पर्सनैलिटी निखर के आई है, जो इनकी राजनीति समझ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार है वो बहुत बुरी तरीके से डर गई है, सहम गई है। क्योंकि इसका हमको साफ साफ एग्जाम्पल दिख रहा है सर्वे के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में जो सर्वे हुआ है, कांग्रेस को काफ़ी अधिक सीटें मिल रही है, बीजेपी को सीटें काफ़ी कम मिल रही है। और बीजेपी की होने वाली रैली में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, जबकि कांग्रेस की जितनी भी रैली हुई है उसमें भीड़ बहुत बेहिसाब आई है। और दोस्तों रही सही कसर, ये डर हमको साफ साफ देखने को दिखा है जब कल केंद्र सरकार ने अपने 8 बागी विधायकों को, दगाबाज विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनका टिकट कैंसिल कर दिया। उनकी लिस्ट भी आपके सामने ये रही। और दोस्तों रही सही कसर, कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी पैर पे दे मारना या फिर पैर पर कुल्हाड़ी दे मारना, दर्द किसमें से अधिक होगा। इन्होंने कल कुछ ऐसा ही कर दिया, छवि वैसे ही खराब थी। और रही सही कसर, इन्होंने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल पर इन्होंने रिहा कर दिया, मतलब कि बाहर छोड़ दिया। और राम रहीम को ध्यान रखिएगा, राम रहीम को जो कल पैरोल मिली है वो मिली है 20 दिन की, और इनको जो सज़ा हुई है वो हुई है 20 साल की। और जो पैरोल पे बाहर आए हैं वो इस बार आए हैं 11वीं बार, इससे पहले 10 बार भी ये पैरोल पे बाहर आ चुके हैं। और हरियाणा की सरकार, वर्तमान की सरकार, ये करती है बस केवल। और दोस्तों असली पत्ते खुलेंगे 8 अक्टूबर को, जिस दिन होगी मतों की गिनती। उस दिन चलेगा पता कि वास्तविक रूप से किसकी बनी है सरकार। लेकिन आप अपनी गैसिंग पावर मुझे सेंड पक्का करिएगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली है, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी और अदर पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।